नंद के 18वें बर्थडे पर अमीर और गरीब भाभी का गिफ्ट और तैयारी। वाओ, फाइनली भैया भाभी की शादी की एल्बम आ गई। कितना लेट दिया है, शादी को 4 महीने होने को आए हैं। मम्मी, मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है ना? अब तक की ये मेरी महंगी ड्रेस है, लेकिन जब नेक्स्ट महीना मेरा 18th बर्थडे आएगा ना, तो मैं उससे भी ज्यादा महंगी ड्रेस लूंगी। मम्मी, अभी तो शादी में इतनी महंगी सी ड्रेस दिलवाई थी तेरी जिद पर, अब 18वें जन्मदिन पर भी चाहिए तुझे। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। हम मिडिल क्लास है तो क्या हुआ मम्मी, मेरी बड़ी भाभी तो अमीर है ना, वो मेरा 18th बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगी, मुझे पता है, क्योंकि गरीब भाभी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अरे साक्षी भाभी आप, अरे वाह, मेरी शादी की एल्बम आ गई है। लो माँ जी, साफ पता चल रहा है कि आपकी एक बहू कितनी अमीर घर से आई है और दूसरी कितनी झोपड़ी वाले घर से। इसमें भी मैं ही अच्छी लग रही हूँ। मेरा मेकअप भी तो कितना महंगा हुआ है। बहू, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती, सादगी भी जरूरी होती है, और एल्बम में छोटी बहू के चेहरे पर सादगी और शादी की रौनक दोनों है। ओफ माँ जी, आपको भी पता नहीं अपनी गरीब बहू में क्या पसंद है। कोई मॉडर्निटी नहीं, कोई स्टेटस क्लास नहीं है उसका। भाभी, नेक्स्ट मंथ में 18 साल की कंप्लीट हो जाऊंगी, ऑफिशियली अडल्ट मेरा बर्थडे। आप बहुत अच्छा मनाएंगी ना? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएं। ओह, ये गरीब नंद चाहती है कि मैं इसे अमीरों वाली बर्थडे पार्टी दूं। ये तो होने से ना रहा, लेकिन अपनी इमेज भी तो मेंटेन रखनी है मुझे। हाँ हाँ मेरी प्यारी सी नंद, मैं तुम्हें तुम्हारे 18वें साल की बर्थडे पार्टी जरूर दूंगी। देखना, इतनी अच्छी अमीर पार्टी करवाऊंगी तुम्हारी कि तुम्हारी फ्रेंड ने भी कभी नहीं करी होगी ऐसी। और वो तुम्हारी गरीब छोटी भाभी, वो तो सपने में भी नहीं दे सकती तुमको ऐसी पार्टी। एक्साइटेड, क्या सच में भाभी? थैंक यू सो मच। आई नो इस बर्थडे को आप ही स्पेशल बनाओगी। हाँ, लेकिन अभी बहुत टाइम है। चिल करो, गरीब देवरानी को पास्ता और जूस लाने को कहा था, अभी तक आई नहीं। गौरी, ओ गौरी, अरे भाभी जल्दी लेकर आओ ना। इतने में गरीब बहू पास्ता और जूस लाकर सामने रख देती है। बस विधि में लेकर ही आ रही थी। अरे ओ गरीब भाभी, मेरा मतलब छोटी भाभी, इतनी देर लगती है क्या सबके लिए पास्ता और जूस लाने में? सोचा था एल्बम देखते देखते खाएंगे पियेंगे। इट्स ओके विधि, अब गरीब लोगों को और भी तो काम होते हैं ना, वही निपटा रही होगी तुम्हारी छोटी भाभी। साक्षी बहू, बार बार तुम गौरी बहू को बीच में क्यों ले आती हो? वो जैसी भी हो, घर के काम तो करती है, तुम तो खाना पीना भी नहीं बनाती। माँ जी, ये गरीबों वाले काम मैं वैसे भी नहीं करूँगी। वैसे गौरी, तुम्हारे माता पिता इतने गरीब थे कि तुम्हें दहेज में 2-3 सोने के सेट और अच्छे कपड़े भी नहीं दे पाए। देखो तो, घर में भी कितने बेकार सी कपड़े पहनकर रहती हो। ऊपर से देवर जी भी इतना नहीं कमाते कि तुम्हारी शादी होकर भी कोई बदलाव नहीं आया तुम्हारी जिंदगी में। बस जेठानी जी, मेरे बारे में आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मेरे पति और मायके वालों के लिए कुछ ना कहिए। मेरी जिंदगी जैसी है मैं उसी में खुश हूँ। ये सब सुन गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए गौरी रसोई में काम करने चली जाती है। मैं चाहे जेठानी जी और विधि का दिल जीतने की पूरी कोशिश क्यों ना कर लूं, तब भी मेरे साथ यही होगा। क्यों भगवान, किसी गरीब को गरीब होने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिलती है? क्या हम इंसान नहीं होते? क्या अमीर ही सब कुछ होते हैं? 4 महीने से सिर्फ इस घर में मैंने अमीर गरीब के ताने सुने हैं, सिर्फ ताने। बहू को रोता देख सास उसके सिर पर हाथ रखती है। गौरी बहू, शांत हो जा। मैं जानती हूँ तेरी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये साक्षी बहू और विधि तेरे साथ ऐसा कर जाते हैं। पर तू देखना, एक दिन मेरी बेटी को तेरी अहमियत पता चल जाएगी, क्योंकि इन 4 महीनों में मैंने साक्षी को दिखावा करते हुए बहुत देखा है। बस माँ जी, एक आप ही है जो इस घर में मुझे समझती है। मैं तो चाहती हूँ कि तू ही मेरी बेटी के 18वें साल के बर्थडे की तैयारी करे। चाहे विधि कुछ भी बोले, तू उसके लिए घर पर छोटी सी सरप्राइज पार्टी तैयार कर देना। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो हैं। माँ जी, अभी तो 1 महीना है, मैं भी बचत करके 1 महीने में कुछ पैसे जोड़ लूंगी।
जिससे दीदी के 18वें साल की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर सकूं। मैं तो सोच रही थी कि अपने हाथ से उनके लिए कपड़े भी बना दूं गिफ्ट के तौर पर। बहू बना देना, लेकिन आजकल के मॉडर्न फैशन वाले कपड़े बनाना। वो पगली है ना, कहीं पसंद ना आए तो। ठीक है माँ जी, मैं अपनी नंद के लिए जन्मदिन की तैयारी जरूर करूंगी। दिन गुजरते हैं। गौरी अपने पति से पैसे लेकर कुछ कुछ पैसे जोड़ती है और खाने पीने के राशन में भी या ऑफर का सामान लाकर पैसे बचाती है। और फिर एक दिन मार्केट से कपड़ा लाकर अपनी नंद के लिए सुंदर सी ड्रेस भी बनाती है। ओहो, ये ड्रेस तो अभी तैयार नहीं हुई, मुझे नेट और स्टोन लाने पड़ेंगे, तो बहुत सुंदर वन पीस बनेगा। तब दोपहर का खाना बन जाने पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तब भी गौरी साक्षी और विधि को बुलाने जाती है, जहां वो कमरे में कोक और बर्गर का मजा लेती है। वाह, मजा आ गया मुझे। कितना अच्छा है महाराजा चीज बर्गर। दीदी नीचे खाना बना है और आप यहाँ बैठकर बाहर की चीजें खा रही हो। यू पुअर पावर, मेरे पैसों का मैं कुछ भी करूँ, तुम होती कौन हो मुझे कुछ कहने वाली। मुझे नीचे आकर खाना नहीं है खाना, सो कॉल्ड गरीबों वाला खाना बनाया होगा ना तुमने नीचे, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम गरीब हो, मेरे पैसों से तो जलोगी ना। फिर गौरी नीचे जाकर अवंतिका को उसकी पिज्जा बर्गर खाने के बारे में बता देती है। अवंतिका को अपनी अमीर बहू के पैसों का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी गरीब सादगी संस्कार वाली बहू से बेहद खुश थी। 1 महीना गुजर जाता है। जन्मदिन से 2 दिन पहले विधि फिर अपनी अमीर भाभी से कहती है, भाभी यू नो ना, 2 दिन बाद मेरा 18वां बर्थडे है। आपने कुछ प्लानिंग स्टार्ट की? ये अपने ऊपर पैसे खर्च करवा कर ही मानेगी, लेकिन मैं इस पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहती। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत अच्छा पार्टी हॉल बुक किया है। आई नो भाभी, यू आर द बेस्ट। और इन भाभी से तो उम्मीद करना बेकार है। ऐसा नहीं है विधि, देखना मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत अच्छी तैयारी करूंगी और गिफ्ट भी दूंगी। ओ प्लीज, आपकी भद्दी चीजें मुझे नहीं चाहिए। आपकी तरफ से गिफ्ट भी तुच्चा मुच्चा होगा। चलो ना साक्षी भाभी, आज मुझे बर्थडे की ड्रेस दिलवा दो, मेरे पास ड्रेस नहीं है। हाँ चलो, मुझे भी अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदनी है। नंद की बातों से एक बार फिर गौरी का दिल दुख जाता है। वहीं नंद भाभी मॉल पहुंचते हैं। साक्षी जानबूझकर सबसे पहले अपने महंगे महंगे कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट, सैंडल्स खरीद कर सारे पैसे खत्म कर देती है। तब नंद को एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई देती है, जिसके पीछे वो पड़ जाती है। भाभी मुझे ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, 1 मिनट, मैं इंस्टा पर लाइव जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है। हाय गाइस, ये मेरी ननद विधि, जिसका 18वां बर्थडे आने वाला है, और मैंने अपनी ननद के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट की है। अगर आपको पसंद आई तो मुझे रेड हार्ट भेजिए। वाओ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, नाइस। ओके गाइस, बाय। इस लड़की ने 70,000 की ड्रेस पर हाथ रखा है, अभी बताती हूँ। ओह, लगता है मैंने अपना पूरा क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया। कपड़े खरीदते खरीदते। विधि, तुम्हारी ड्रेस के लिए पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं, तुम्हारे बर्थडे में अभी 2 दिन और हैं, मैं तब खरीद लूंगी। ओके ठीक है भाभी, मैं इसी ड्रेस में अपना केक काटूंगी। वहीं दूसरी तरफ गरीब संस्कारी बहू मार्केट जाकर सामान ले आती है और नंद की ड्रेस को पूरा कर देती है। अगले दिन गरीब बहू ने घर को बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया था और अपने हाथ से उसके लिए पसंदीदा खाना बनाया और उसके दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को भी घर बुलाया। वाह बहू, तूने बहुत अच्छी सजावट की है। देखना, मेरी बेटी को तेरा तोहफा पसंद आएगा, और ये तैयारी भी। बस विधि को ये पसंद आ जाए। वैसे विधि है कहाँ? वो विधि कह रही थी कि साक्षी ने उसके लिए कोई बर्थडे पार्टी हॉल बुक किया है, वो वहाँ जा रही है। उसके कुछ फ्रेंड वहाँ पर आ रहे हैं। आती ही होगी, 2 घंटे हो गए, आ रही होगी। ठीक है माची, मैं जब तक केक तैयार कर लेती हूँ। फिर गौरी नंद के लिए केक बनाती है और सुंदर सा 18th कैंडल भी लगा देती है। वहीं विधि किसी पार्टी हॉल के अंदर जा रही होती है। तभी एक्सक्यूज मी मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ सिर्फ बुकिंग के लोग ही जा सकते हैं, और कपड़े देखकर लगता नहीं आप यहाँ महंगी बुकिंग कर सकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मेरी भाभी ने यहाँ खास बर्थडे टेबल बुकिंग की होगी, और वो अंदर भी होंगी। चेक करो, उनका नाम साक्षी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बुकिंग नहीं है, हमने अपने रिकॉर्ड्स में देख लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, आप चेक करो। कहीं माँ सच तो नहीं बोल रही थी कि बड़ी भाभी सिर्फ दिखावा करती है? कल रात जब मैंने उनसे ड्रेस मांगी, तब उन्होंने ड्रेस के लिए भी ये बोल दिया कि बाद में ड्रेस सिला देंगे।
अभी कुछ और पहन लो, अपनी पुरानी कोई। मैंने नहीं सोचा था कि साक्षी भाभी मेरे साथ ऐसा धोखा करेगी मेरे 18वें जन्मदिन पर। तभी विधि रोते हुए घर आ जाती है, जहां गौरी पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट करके उसे सरप्राइज देती है और सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विधि, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा विधि तुझे सरप्राइज? तेरी छोटी भाभी ने कितनी अरेंजमेंट की है यहाँ पर। दीदी, मैंने आपके लिए केक भी बनाया है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सरप्राइज पार्टी का इंतजाम गौरी भाभी आपने किया है? हाँ, मैंने तो किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत ही सजावट कर दी। ये देखो तुम्हारा केक और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चांदी की पायल। ओह, ये आज 18 साल के जन्मदिन पर तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाई है। माँ जी दिखा दीजिए। ये देख भाभी, ये तो इतनी अच्छी ड्रेस है कि इसके आगे ब्रांडेड कपड़े भी फेल हैं। थैंक यू सो मच भाभी। आज तक मैंने आपको न जाने क्या क्या बोला, लेकिन आपने मेरे 18वें जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए सब कुछ किया। थैंक यू सो मच भाभी। आपका तोहफा और ये तैयारियां मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे, सुनने में आया है तू अपनी अमीर भाभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई है। उन्होंने तुझे क्या दिया? सच तो ये है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ झूठा दिखावा किया और मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्होंने मेरे लिए कोई बुकिंग नहीं की और सुबह से दिखाई भी नहीं दी। बर्थडे ड्रेस भी नहीं दिलाई। जिनसे उम्मीद की थी उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जिससे कुछ नहीं चाहा था उन्होंने सब दे दिया। तो तुझे अक्ल आई होगी ना कि तेरी बड़ी भाभी कैसी है और छोटी भाभी कितनी नेक दिल की है। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। तब विधि गौरी के बने कपड़े पहनकर अपना केक काटती है और सबके साथ अपना बर्थडे नाच गाना करके सेलिब्रेट करती है। वहीं अमीर भाभी जब सामने आती है तो उससे अपनी नाराजगी जताकर बात करना बंद कर देती है, जिससे साक्षी हमेशा के लिए अपने पछतावे में रह जाती है। बारिश में नदी किनारे अमीर और गरीब बेटी की रसोई। कोमल बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी शादी एक अच्छे घर में नहीं करवा पाई। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन तेरे हाथ के इस निशान की वजह से मैं हर बार नाकामयाब रही। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? अगर मेरी किस्मत में खुश रहना होगा तो मैं 2 सूखी रोटी खाकर और झोपड़ी में खुश रह लूंगी। नम आंखों से कोमल विदा होकर चली जाती है तो वहीं पता नहीं मेरी बेटी कैसे इतने गरीब परिवार में रह पाएगी। माँ, ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। किसने कहा था उसे छोटी सी उम्र में खौलते तेल में पूरियां तलने के लिए? अगर ऐसा ना करती तो कभी उसके हाथ पर जिंदगी भर के लिए वो निशान नहीं पड़ते, और ना ही उस निशान के चलते कोई अमीर रिश्ता उसे ठुकराता। अंदर चलिए, बारिश होने वाली है। इस बारिश की वजह से ठीक से भाभी का गृह प्रवेश भी नहीं कर पाए, और देखो ना, फिर से छत टपकनी शुरू हो गई। कोमल बहू, हम जानते हैं कि तुम्हें इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ कोई तकलीफ ना हो। मेरा मायका जैसा भी हो, लेकिन ये मेरा ससुराल है। आप लोग जैसे रहते आए हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। कोमल बाल्टी लेती है और टपकती छत के नीचे रख देती है और कपड़े से सारा पानी भी साफ कर देती है। जैसे तैसे कर रात गुजरती है। अगले दिन कोमल की पहली रसोई की रस्म होती है। कोमल के ससुराल की रसोई आंगन में बनी थी। बारिश की वजह से चूल्हा गीला हो चुका था, जिसके चलते कोमल को ईंट पर खाना बनाना पड़ता है। तो वहीं नदी की गंदगी की बदबू से कोमल काफी परेशान होती है। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ। भला नदी को कोई इतना गंदा कैसे कर सकता है? ये तो नदी कम कूड़ादान ज्यादा लग रही है। इतनी बदबू में यहाँ बैठकर खाना कैसे बनाऊं? उल्टी जैसा जी हो रहा है। कोमल जैसे तैसे करके बार बार मुंह पर हाथ रख के खाना बनाती है और सबके खाना खाने के बाद, माँ जी, इतनी बड़ी नदी है लेकिन नदी का ये हिस्सा कितना ज्यादा गंदा है। पता है, बदबू की वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन उस तरफ की नदी कितनी ज्यादा साफ है। ऐसा क्यों? अब मैं क्या बताऊं। उस तरफ वाले सारे लोग काफी ज्यादा अमीर हैं, इसलिए वो पैसे देकर अपनी नदी तो साफ करवा देते हैं, लेकिन सारा कूड़ा और कचरा इस तरफ कर देते हैं, जिसकी बदबू से हम लोग काफी परेशान होते हैं। अपने ससुराल वालों की तरह कोमल भी अब उस बदबू में एडजस्ट करना सीख जाती और अगर कभी बारिश हो जाती तो नदी का पानी भरकर सीधा कोमल के ससुराल में ही आने लगता। कोमल हर तरीके से काफी ज्यादा परेशान थी। तो वहीं कोमल की बहन मधु के लिए नदी के उस पार रह रहे एक अमीर परिवार से रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों में मधु की भी धूमधाम से शादी हो जाती है। और अब जहां नदी के एक तरफ साफ सुथरी जगह पर मधु का ससुराल था, तो वहीं गंदगी भरी जगह पर कोमल का।
कितना सुंदर व्यू है मेरे कमरे से इस नदी का। और तो और यहाँ कितनी फ्रेश एयर भी है। और तो और यहाँ की रसोई भी कितनी अच्छी है। नदी का सुंदर व्यू देखते हुए खाना बनाने में भी कितना अच्छा लगेगा। पता है माँ जी, मधु को मेरे हाथ के आलू के पराठे काफी पसंद है। शादी से पहले वो हर 2-3 दिन में मुझसे बनवाती रहती थी। आज वो आलू के पराठे देखकर काफी खुश हो जाएगी। आलू के पराठे बनाकर नाव से नदी पार कर कोमल मधु के पास जाती है। ये देख मधु, तुझे आलू के पराठे काफी पसंद है ना? आज मैंने तेरे लिए बनाए हैं। अब मुझे ये गरीबों वाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी उस गंदी रसोई में बने ये आलू के पराठे खाऊंगी? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? बोलो मत कि तुम्हारे इस निशान को देखकर ही तुम्हें ये किस्मत नसीब हुई है। भले ही हमारा ससुराल आमने सामने है, लेकिन तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी? तुम गंदगी झोपड़पट्टी में रहने वाली और कहा मैं इस महल जैसे ससुराल में। मधु की बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू लिए वो वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और संगीता अपनी दोनों बेटियों से मिलने का प्लान बनाती है और वो सबसे पहले अमीर बेटी मधु के ससुराल आती है। मधु बेटा कैसी है? अरे माँ, आप यहाँ, वो भी इस तरह अचानक? आने से पहले बताया क्यों नहीं? बहू, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन बहन जी लगता है आप ये भूल गई कि आप इसकी माँ हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस नहीं जो आपके सरप्राइज से आपकी बेटी खुश हो जाएगी। और नहीं तो क्या। वैसे भी अभी हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान था। आप यहाँ आई कितने दिन के लिए? ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन के लिए। ठीक है, मैं अभी नौकर से कहकर आपका कमरा तैयार करवाती हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अपनी बेटी का ऐसा रूखा बर्ताव संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन बेटी का ससुराल होने की वजह से संगीता उससे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद मधु रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है, जिसे खाकर ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। इसे कॉन्टिनेंटल खाना कहते हैं, मगर आपको तो अमीरों वाला खाना खाने की आदत नहीं होगी ना। जिंदगी भर आपने बस रोटी सब्जी दाल चावल जो खाया है। मेरी इस रसोई में तो मैं हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। संगीता का ठीक से पेट नहीं भरता और अब वो सीधा नाव से नदी के किनारे पर आ जाती है और अपनी बेटी कोमल से मिलती है। अच्छा हुआ आपने मुझे आने से पहले बता दिया था। आज मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। यहाँ इस तरफ से थोड़ी बदबू है, आप उस तरफ चलिए, वहाँ आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिएगा। थोड़ी दूर मैदान में बैठकर कोमल अपनी माँ को खाना खिलाती है, तो वहीं कोमल के ससुराल वाले भी संगीता का काफी आदर सम्मान करते हैं। बेटा, तो इस तरह यहाँ रह रही है, ऊपर से इस तरफ की नदी भी कितनी गंदी है। तुम लोग इतनी बदबू में कैसे रह लेते हो? अब तो बस आदत हो गई है। और मैं तो अब घर में 24 घंटे अगरबत्ती जला कर रखती हूँ, जिससे ज्यादा बदबू भी ना हो। अपनी गरीब बेटी से मिलने के बाद और उसकी नदी किनारे बसी रसोई का खाना खाकर संगीता वापस अपनी अमीर बेटी के ससुराल आती है। तभी थोड़ी देर में मौसम बिगड़ता है और काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते नदी का पानी का लेवल बढ़ता है और सीधा कोमल के घर में जाने लगता है, जिससे कोमल और उसके ससुराल वाले काफी परेशान होते हैं। ये देख संगीता, वहाँ तेरी बहन कितनी परेशान हो रही है। तुम लोग तो यहाँ 3री मंजिल पर रहते हो, लेकिन वो बेचारी तो उसकी कुछ मदद नहीं करती क्या? ये तो उसकी किस्मत की बात है। और आप कहीं उसकी तरफदारी कर रही हैं। अगर आपको शौक है तो आप वहाँ जाइए। संगीता चाहकर भी अपनी गरीब बेटी की कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। देखा माँ, मेरी कितनी ज्यादा आलीशान है और यहाँ हर काम के लिए मशीन है। चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता है। यहाँ से नदी का नजारा भी कितना सुंदर है, लेकिन बस वो कोमल और उसका ससुराल वाले वो बिल्कुल नहीं पसंद। कोमल ने मधु को बचपन से काफी प्यार दिया था, लेकिन आज मधु का कोमल के लिए ऐसा बर्ताव देख संगीता के लिए काफी दुख भरा होता है। वहीं अपनी अमीर बेटी की रसोई में बना खाना ठीक से संगीता के गले से नहीं उतरता। जो कुछ भी बना लो, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। आपको तो कोमल की उस गंदी रसोई का खाना खाने की आदत हो गई है, तो वहीं जाइए। नदी के एक तरफ अमीर बहनें अपनी रसोई में आज तक ढंग का कुछ भी नहीं बना पाती और ना ही अपनी माँ की इज्जत करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस गंदगी में भी कोमल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाने की काफी कोशिश करती है। लेकिन कभी कोमल गंदगी से परेशान होती तो कभी कूड़ा कचरा होने की वजह से नदी के कीड़े कोमल को परेशान करते। कितनी भी रसोई के पास सफाई रख लो, लेकिन ये नदी के मच्छर कीड़े तो इधर ही आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी माँ को हमेशा अपनी गरीब बहन की रसोई में खाना खाता देख मधु काफी ज्यादा कोमल से जलने लगती है और आज वो ढेर सारा कचरा ले जाकर कोमल की रसोई और नदी में डाल देती है। नदी में कचरा पड़ने की वजह से गंदे पानी की कुछ छींटे कोमल के बनाए हुए खाने में जा गिरती है। ये तुमने क्या किया? इतनी मुश्किल से साफ सुथरे तरीके से मैंने खाना बनाया था और तुमने इसे खराब कर दिया। इतनी गंदगी में रहती हो तो खाना भी तुम्हें ऐसे ही मिलना चाहिए। इसी के लायक हो तुम।
संगीता से अब ये बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो मधु को सबके सामने थप्पड़ मारती है। आपने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इसके लिए। काश ये थप्पड़ मैं पहले मार देती तो तू आज ऐसी नहीं होती। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैंने अपनी कोमल की शादी गरीब घर में की है तो कहीं उसके दिल में मेरे लिए नफरत ना हो, लेकिन आज तक उसके दिल में मेरे लिए वही इज्जत और प्यार है जो पहले था। लेकिन तेरी इतने बड़े घर में शादी करने के बावजूद भी तू मेरी अपनी ना हो सकी और हमेशा मेरी बेइज्जती करती रही। मेरी बेटी एक छोटी गंदी रसोई में भी अच्छे से अच्छा खाना बनाती है, लेकिन तेरा खाना तो कोई जानवर भी ना खाए। अगर अब तूने मेरी कोमल को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं अगले दिन ही संगीता सफाई कर्मचारियों को बुलवाकर सारी नदी और कूड़ा साफ करवाती है। तो वहीं आसपास के सभी लोगों को नोटिस भी भिजवा देता है, जिससे नदी में गंदगी जिसने भी की उसे काफी भारी मात्रा में फाइन भरना पड़ेगा। हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। अगर आप ना होती तो ना जाने हमें कब तक इस गंदगी में यूं ही रहना पड़ता। आप फिक्र मत करिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। सुमित्रा अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे निकालकर अपनी गरीब बेटी के ससुराल को भी अच्छे से बनवा देती है, जिससे अब चाहे जितनी भी बारिश क्यों न हो उनके घर में नदी का लेवल बढ़ने से पानी नहीं भरता। तो वहीं बस मधु ये सब देखती रह जाती है और कभी अपनी बहन को दोबारा परेशान नहीं करती और कोमल अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहती है।